और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को जो है वो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी थी वो वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन थी। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में 4 पिलर्स पे जो है वो इकोनॉमिक्स को बेस करा था। और वो 4 पिलर्स थे: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी इकोनॉमी को वेल्दी होना है तो उन्हें ये 4 पिलर्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन मैंने आपसे थोड़ा सा इस हवाले से डिस्कस किया था कि एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन पे उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। और उन्हें कहा गया था कि आप एक ऐसी डेफिनेशन आपने दी है जो कि वेलफेयर पे बिल्कुल कोई फोकस नहीं कर रही, सिर्फ वेल्थ सेंटर्ड है। और अगर आप एक ऐसी डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकते हैं। क्योंकि होगा ये कि हर कोई जो है वो अपनी वेलफेयर जो है उसको अपनी वेल्थ जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा और वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा, तो इससे इकोनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकेंगे। तो बेसिकली ये सब क्रिटिसाइज जो है वो एडम स्मिथ को किया गया था। अच्छा, इसके बाद जो हमारी आज हम सेकंड डेफिनेशन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की, वो है एल्फ्रेड मार्शल की। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो लास्ट हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें ये बताया था कि स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या मतलब है, तो आई होप कि वो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एल्फ्रेड मार्शल हैं, सेकंड जिनकी हम डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बिलोंग करते हैं नियो क्लासिकल स्कूल। तो आप देखें कि देखें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जिन्होंने कहा था कि मुझसे पहले के सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है। तो वो 1936 का एरा था, ठीक है ना, वो टाइम पीरियड। तो देखें एल्फ्रेड मार्शल ने जो अपनी बुक लिखी वो 1890 में लिखी। अच्छा, इन्हें क्लासिकल स्कूल से क्यों नहीं कहा गया? नियो क्लासिकल का क्या मतलब है? क्योंकि देखें कि एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल के एरा में भी अच्छा खासा बीच में टाइम ड्यूरेशन है। और इकोनॉमिस्ट की जो थॉट्स थे वो एडम स्मिथ की स्कूल ऑफ थॉट से थोड़ा सा वेरी कर गए थे, ठीक है ना। कुछ चीज़ों में जो है वो एल्फ्रेड मार्शल और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके थॉट्स जो हैं वो एडम स्मिथ से डिफरेंट थे। तो इस वजह से हमने उनको क्लासिकल स्कूल नहीं कहा। प्योर क्लासिकल स्कूल वही है जो कि एडम स्मिथ से बिलोंग करता है और उनके फॉलोअर्स से बिलोंग करता है। न्यू क्लासिकल का मतलब ये कि ये एरा वही पहले का है, लेकिन इनके जो थॉट्स हैं वो एडम स्मिथ से थोड़े से वेरी करते हैं। और ये आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि एल्फ्रेड मार्शल ने जो अपनी डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, उनको पता था कि एडम स्मिथ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया ऐसी डेफिनेशन देने पे जो कि वेल्थ पे फोकस कर रही है सिर्फ और सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स सिर्फ हम वेल्थ हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस की जाए, ठीक है ना, इसलिए नहीं पढ़ते। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? एक आम इंसान की जो एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जो मैटर्स हैं जो वो डेली बेसिस पर डील कर रहा होता है, उसको स्टडी करना जो है वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो एक आम इंसान की जो है वो डेली जो बिजनेस ऑफ लाइफ है उसको रीड करती है। मजीद एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि मैं ओपन करवाती हूँ कि ये इकोनॉमिक्स जो है ये इंडिविजुअल, और सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में नहीं हम स्टडी करते इस इकोनॉमिक्स में। हम इस इकोनॉमिक्स में सोसाइटी को स्टडी कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी को हम स्टडी करते हैं। और हम सोसाइटी के कौन से एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। कि कैसे इंसान जो एक सोसाइटी में रह रहा होता है वो कैसे चीज़ों को, मटेरियल रिक्विजिट्स का मतलब क्या है? देखिए ये टेंजिबल चीज़ों को कहा जाता है जिसमें गुड्स आ जाते हैं। कैसे इंसान चीज़ों को हासिल करता है
और उसको यूज़ करता है अपनी वेल बीइंग को बढ़ाने के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए हम जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई ना कोई हमारी हमें वेल बीइंग जो है वो हमारी बढ़ रही होती है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने जो है वो वॉच पहनी हुई है, ठीक है ना, ये वॉच मुझे कोई ना कोई जो है वो सेटिस्फेक्शन दे रही है, तभी मैंने ये वॉच वेयर की हुई है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी वेल बीइंग बढ़ती है। तो बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल ने जो अपनी डेफिनेशन में कहा वो ये कहा कि भाई सबसे पहली बात जो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि हम इकोनॉमिक्स में इंसान के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, हम इकोनॉमिक्स में एक आम इंसान के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट मैटर्स को डील करता है। और हम एक इंसान डेली बेसिस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, हम सारी एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ रहे, हम इंसान की कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन से पार्ट को एग्जामिन कर रहे हैं, वो पार्ट जो कि मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड है, किससे एक इंसान कैसे चीज़ों को हासिल करता है और उन चीज़ों को यूज़ करता है अपनी वेलबींग के लिए। स्टिल आई नो कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए जो है वो अभी कंफ्यूजिंग होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा एडम स्मिथ की डेफिनेशन से लिंक करके आपको मज़ीद बात समझाती हूँ। थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा ज़रा, मैं प्रोजेक्टर यहाँ पे ऑन करवा दूँ। ये इन्होंने प्रोजेक्टर, मेरे ख्याल में उन्होंने देखा होगा कि कोई स्टैंड नहीं है तो उन्होंने एडमिन में आप बोल देंगे जाके किसी से भी कह दें कि प्रोजेक्टर ऑन कर दें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि भाई अगर हम एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को एडम स्मिथ से लिंक करें और हम ये देखें कि भाई जो एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज़ किया गया था, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में ऐसा क्या डिफरेंट उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करा। पहली चीज़, एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी उसको बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया था, यानी उनकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फोकस कर रही थी, और वेल्थ के भी कौन से पार्ट पे फोकस कर रही थी कि वेल्थ को कैसे हासिल किया जाए, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई इसका सोसाइटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। एल्फ्रेड मार्शल ने जो पहला काम किया वो ये किया कि उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते, हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक मैनकाइंड की कोई स्टडी करते हैं कि वो अपनी और नॉर्मल बिजनेस ऑफ लाइफ को कैसे गुजारता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। पहली चीज़ जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा डिफरेंस ये है कि एडम स्मिथ ने, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कह रही हूँ, आई होप कि वो आपको क्लियर हो। एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स वेल्थ को स्टडी करती है फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, यानी हम वेल्थ को पढ़ रहे होते हैं कि वेल्थ को कैसे हासिल किया जाए। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला ये गलत है, इकोनॉमिक्स सिर्फ इसका नाम नहीं है, इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ को स्टडी करते हैं कि वेल्थ को कैसे यूज़ किया जाए, हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ, ठीक है ना। आप देखिए ना यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अटेनमेंट के साथ साथ, चीज़ों को हासिल करने के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं कि उन चीज़ों को इंसान यूज़ कैसे करता है। मटेरियल रिक्विजिट्स, ये गुड्स को आपने यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिट्स कहा है कि चीज़ों को इंसान यूज़ कैसे करता है अपनी वेल बीइंग के लिए। तो जो पहला डिफरेंस यहाँ पे एडम स्मिथ की डेफिनेशन से मैंने बताया वो ये बताया पहले तो कि भाई सिर्फ वेल्थ पे फोकस नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि भाई हम मैन काइंड को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, जिससे इसका स्कोप थोड़ा ब्रॉड हुआ, ठीक है ना। दूसरा जो एडम स्मिथ ने कहा था कि हम वेल्थ को स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी डेफिनेशन में था कि इकोनॉमिक्स स्टडी वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, ये गलत है। इकोनॉमिक्स हम सिर्फ वेल्थ की वजह से स्टडी नहीं करते या वेल्थ को हासिल करने के लिए स्टडी नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल कि उस वेल्थ को कैसे यूज़ किया जाए, हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ।
ठीक है ना। यानी मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग क्या बताई थी कि इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग सिखाती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमें कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हम अपनी वेलबींग को बढ़ा सकें, हम अपनी जो है बेस्ट एलोकेशन कर सकें रिसोर्सेज की, और वेलबींग आपको सिंपल टर्म्स में ये कहो कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकें अपने रिसोर्सेज से। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है। आप देख रहे हो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है कि ही शिफ्टेड द फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। एल्फ्रेड मार्शल की इस डेफिनेशन ने जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी वो ये दी कि उन्होंने जो इकोनॉमिक्स का फोकस था वो वेल्थ से वेलफेयर पे लेकर आ गए। ठीक है ना। यानी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक कंट्री लेवल पर भी आप देखो कि अगर एक कंट्री सिर्फ वेल्दी बनने की कोशिश कर रही है तो इनिशियली जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई हम सिर्फ जब ही ग्रो कर सकते हैं जब हम दूसरों के एक्सपेंस पर, बात समझ में आ रही है, यानी दूसरों की रिसोर्सेज पे कब्जा करके या किसी भी तरीके से, यानी दूसरों को नीचे करके हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना। जो मैंने आपको थोड़ा सा इस बारे में बताया भी था फर्स्ट क्लास में कि भाई जो एडम स्मिथ थे वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बहुत फोकस करते थे, यानी अपने आप को देखो। जब हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है ना। और फिर वो गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट है, वो कहते थे गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर हम हर बंदे को छोड़ दें उस पर कि भाई जो आप डिसीजन जो आपको अच्छा लगे वो आप काम करो, जिससे आपको सेल्फ इंटरेस्ट आपका बढ़े, जिससे आपको लगे कि भाई ये आपके लिए अच्छा है, तो अगर हम ऐसे छोड़ दें और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी हटा दें तो सोसाइटी के जो इफेक्ट आएंगे वो बहुत ही खतरनाक आएंगे। तो एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि भाई ये सिर्फ वेल्थ पे नहीं हम फोकस करना है, हमें वेलफेयर पे फोकस करना है कि गवर्नमेंट का काम क्या है कि इकोनॉमी की वेलफेयर को कैसे बढ़ाए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे आपको वेल्थ तो हासिल हो सकती है लेकिन वेलफेयर हासिल नहीं होती। ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो जैसे जिसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं समझे जाते। फॉर एग्जाम्पल डीमेरिट गुड्स में आप कह सकते हैं वेपन्स आ गए, ठीक है ना, अल्कोहल आ गई, सिगरेट आ गई, ये सब डीमेरिट गुड्स कंसिडर की जाते हैं कि ये सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन एक बंदा जो सिर्फ वेल्थ पे फोकस कर रहा है उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इन चीज़ों के सोसाइटी पे क्या असरात हो सकते हैं, इनसे लोगों की वेलफेयर पे क्या इफेक्ट आ सकता है। वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए ये काम करेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये बेचने से मुझे वेल्थ मिल रही है तो मैं ये काम करूँगा। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बात बता रही हूँ कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन से ये माइंड बन सकता है लोगों का। लेकिन मार्शल ने कहा कि भाई आपने वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। ठीक है ना। ऐसी चीज़ें भी मतलब इकोनॉमिक्स उन लोगों के लिए है जो कि सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी को पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस था मार्शल की डेफिनेशन का एडम स्मिथ की डेफिनेशन से। ठीक है ना। अच्छा, मैं साथ साथ पेपर पर्सपेक्टिव्स की भी बात करती रहूँ। अगर पेपर के हवाले से बात करें तो ये डेफिनेशंस पेपर पर्सपेक्टिव से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भाई मार्शल की बुक का क्या नाम था, मार्शल ने बुक कब लिखी थी, इस किस्म का नॉर्मली अभी तक कोई एमसीक्यू आया नहीं है। फिर भी मैंने एहतियातन इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है कि आपके जहन में ये रहे। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये हो सकती है कि भाई जैसे मार्शल ने जो अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स का फोकस था वो वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट करा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने जहन में रखना चाहिए। अच्छा, थर्ड पे जो हमारे थर्ड डेफिनेशन जो हमारे सिलेबस में उन्होंने उसको ऐड करा है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन है। और जो रॉबिन्स है वो आप देख रहे हो कि उन्होंने जो बुक लिखी थी 1932 में लिखी थी, तो वो क्लासिकल स्कूल से अब नहीं रहे। ठीक है ना। वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कंसिडर की जाती है। ठीक है ना। कि इसने इकोनॉमिक्स को सही मानों में जो है ना वो समझाया कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी का नाम है। तो और अगर आप इनकी इस डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपको वो मेरी पहली क्लास की बिल्कुल इनिशियल एक्सप्लेनेशन याद आ जाएगी जो मैंने आपको समझाई थी। तो देखें, इस डेफिनेशन को पहले खुद से रीड करें। ठीक है ना। क्योंकि मैं तो समझा ही दूंगी, पहले खुद से रीड करें कि आपको क्या समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से।
असल में मैं ले लेती पर मेरा रोज़ा है तो मैं, इट्स ओके। हाँ जी। जो ऑनलाइन इस वक्त क्लास ले रहे हैं वो मुझे थोड़ा बताइएगा कि डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जो इसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल अगर टर्म्स लग रही होंगी, जैसे कि हो सकता है कि आपको टर्म एंड का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, ये मल्टीपल एंड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, वो नीचे लिखा हुआ है। मल्टीपल एंड स्टेट्स द एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। एम्पल यानी जो बहुत सारी, जो अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मल्टीपल एंड्स यानी एंड्स का यहाँ पे मतलब क्या है, इंसान की ख्वाहिशात जो हैं। मल्टीपल एंड्स मतलब मल्टीपल ख्वाहिशात हैं ना, इंसान की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात हैं। और स्केर्स का मतलब क्या है, वो आगे लिखा हुआ है लिमिटेड, ठीक है ना। मीन्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केर्स मीन्स का क्या मतलब हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में जो बिल्कुल आपको इनिशियल एक्सप्लेनेशन दी थी वो क्या थी कि मैंने बताया था बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो लिखा हुआ भी होगा यहाँ पे इस लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो लिमिटेड है। फर्दर ये कि उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई टाइम के, मनी के, लैंड के, लेबर के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आपको डिसाइड करना है कि इन रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट किया जाए जिससे हम उन रिसोर्सेज से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो बेसिकली रॉबिन्स की डेफिनेशन एग्जैक्ट यही है। रॉबिन्स क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर के में क्या स्टडी करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में तो बहुत सारी चीज़ें आ भाई, साइकोलॉजी भी तो ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी हम स्टडी करते हैं कि इंसान किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड जो ख्वाहिशात हैं उनको किस तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है, कैसे एलोकेट करने की कोशिश करता है अपने रिसोर्सेज को अपनी मल्टीपल एंड्स के दरमियान, ठीक है ना। और रिसोर्सेज के बारे में आगे लिखा हुआ है कि इन रिसोर्सेज के यूजेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव है। अब मैं आपको एक मिसाल, एक एग्जांपल से आपको ये बात समझाती हूँ, और वो एग्जांपल मेरी पर्सनल फेवरेट एग्जांपल है, उससे मुझे लगता है कि भाई बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती है रॉबिन्स की डेफिनेशन पूरी की पूरी। वो ये कि एज्यूम करें कि एक आप अपने आप को एज्यूम कर लें कि आप जो हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गवर्नमेंट ने आपको भाई कुछ फंड्स दिए हैं। लेट्स से गवर्नमेंट ने आपको 10 बिलियन दिए हैं, 10 मिलियन कर दें, 10 बिलियन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या 1 बिलियन कर दें। अच्छा, अब ये फंड्स से आपको जो मेजर काम करना है वो ट्रांसपोर्ट पे काम करना है, ठीक है ना। आपके पास लेट्स से 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। एक ऑप्शन ये है कि आप जो है वो लग्जरी कार्स को बनाएं, लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करें। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इन रिसोर्सेज को एलोकेट करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब मेरी बात जहन में रखिएगा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड,
बट दोज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे इस 1 बिलियन के 2 ऑप्शंस बता दिए, 2 यूसेज बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे और यूसेज हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि भाई ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, 1 ही बिलियन है आपके पास और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़ है आपका कि आप लग्जरी कार्स को मैन्युफैक्चर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रोविज़न पे और इसकी इम्प्रूवमेंट पे आप ये 1 बिलियन लगा दें। आपने इस लिमिटेड रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करना है कि इससे से ज़्यादा सोसाइटी को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। और ये रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक ही जगह आपने करना है, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट भी मुझे ये बात बताएं कि अगर आप इस एग्जाम्पल को सोचें तो आपके ख्याल से ये पैसा कहाँ लगना चाहिए कि इससे पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचे, और आप भी बताइएगा। सही, अच्छा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज बड़े खामोश सब चल रहे हैं, मैंने कहा था हालांकि कि भाई थोड़ा सा आप लोग इंटरेक्टिव रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग सब जाग रहे हैं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली सबका यही ख्याल होगा कि भाई अगर हम लग्जरी कार्स बनाते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ मखसूस क्लास तक रहेगा, एक स्पेसिफिक क्लास को जो है ना, एलीट क्लास को जो है सिर्फ उसका फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर हम पब्लिक, जस्ट एग्जांपल है ये जो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती है रॉबिन्स की डेफिनेशन का, इकोनॉमिक्स का, कि अगर आप रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करें कि भाई उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके, तो आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इम्प्रूवमेंट पे और उसकी प्रोविज़न पे लगाओगे तो इसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी तक पहुँचेगा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को होगा। इस वजह से जो है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ये है कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करा कि हम कहें कि भाई ये क्या है, बेस्ट एलोकेशन, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यही इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी मिसाल जिससे आपको ये मतलब समझ में आ जाता है कि आप बेस्ट एलोकेशन से हमारा क्या मतलब है, कि रिसोर्सेज को कैसे कहाँ लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे उनसे, ठीक है। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई, आगे बढ़े हम। और डेफिनेशंस पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस डेफिनेशंस ने मेनली आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मतलब समझाया। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर पे इकोनॉमिक्स बेस करती है और डिसीजन मेकिंग सिखाती है इकोनॉमिक्स। तो ये आपको छोटी छोटी कुछ बातें पता चली इकोनॉमिक्स के हवाले से। अभी हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बातें क्लियर होंगी। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ें। अच्छा, बात आती है नेचर पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है? अच्छा, हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई नेचर होती है, तो हम कहते हैं भाई फला सब्जेक्ट साइंस में आता है, ये सब्जेक्ट आर्ट्स में आता है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये कि इज़ इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट? तो ये बताने से पहले कि भाई इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस में होता क्या है, साइंस बताती क्या है, और आर्ट्स का क्या मतलब है। जब हमें इन दोनों का मतलब पता चल जाएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स और इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज हैं वो साइंस जैसी हैं या आर्ट्स जैसी हैं। तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स। ये जो भी बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास, तो साइंस की डेफिनेशन के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि साइंस क्या करती है, नॉलेज और फैक्ट्स को सिस्टमैटिक स्टडी का नाम है, विच डेवलप्स द कोरिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यानी मेनली साइंस क्या करती है भाई, जो हम स्टेप बाय स्टेप्स को देखते हैं, भाई आपने ऑब्जर्वेशन करी, तो ऑब्जर्वेशन के बाद आपने जो है ना वो एनालिसिस किया, क्लासीफाई किया, और फिर आपने कोई थ्योरी बताई, और थ्योरी क्या बता रही होती है, आपको कॉज एंड इफेक्ट बता रही होती है कि भाई ये होगा तो ये हो जाएगा। हर थ्योरी आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होती है, ठीक है ना। जबकि आर्ट्स क्या है, आर्ट में हम उन्हीं साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज को क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई करते हैं। यानी साइंस थ्योरी दे रही है, ठीक है ना, फैक्ट्स बता रही है आपको,
और आर्ट्स में क्या कर रहे हैं, उन फैक्ट्स को, उन थ्योरीज को यूज़ करते हुए, उन साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए हम उनको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। यानी मैं आपको आसान एक एग्जांपल दूं, आपके स्टडी टेक्स्ट में भी एग्जांपल मेंशन है कि भाई एक बंदा है जो कि ये पढ़ रहा है कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं, ठीक है ना, वो थ्योरी है भाई। सबसे पहले बैठे हैं तो आपने क्या करना है भाई, हैंड ब्रेक नीचे करें, क्लच दबाएं, ठीक है, पहला गियर डालें, ये सब रीड कर रहा है वो, ठीक है ना, ये क्या है, साइंस है। और जब वो एक्चुअल में गाड़ी चलाएगा तो वो आर्ट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है साइंस और आर्ट के अंदर। अब जब हम इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार मेथडोलॉजी के लिहाज से तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल साइंस जैसी है। यानी इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल यही होता है कि हम किसी फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, उसको, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, देन हम एक थ्योरी बताते हैं। लेट्स से मैं आपको एक थ्योरी बताती हूँ इकोनॉमिक्स की, जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली आपको क्या बताता है कि भाई अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। एक चीज़ एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये लॉ, ये थ्योरी आपको क्या बता रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही है ना। कॉज क्या है, प्राइस, इफेक्ट किस पे आ रहा है, डिमांड पे, कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये भी तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। तो इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल साइंस जैसी है। और एप्लीकेशन के लिहाज से देखें, क्या हम इकोनॉमिक्स में जस्ट थ्योरीज पढ़ते रहते हैं, जस्ट हम फैक्ट्स को पढ़ते रहते हैं, नहीं, हम उन थ्योरीज को, उन फैक्ट्स को अप्लाई करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, लॉ है इकोनॉमिक्स के, उन सब को अप्लाई करते हैं, पॉलिसीज लगाते हैं। तो इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल साइंस जैसी है, और एप्लीकेशन के लिहाज से देखिए तो ये बिल्कुल आर्ट्स जैसी है, कि हम इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं थ्योरीज को जहन में रखते हुए, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने कंक्लूड करा कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल, ठीक है ना। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा रीड कर लीजिए। और मैं अभी फ़िलहाल इस वजह से आपको ज़्यादा नहीं लिखवा रही क्योंकि सब चीज़ें सिंपल तरीके से आपको स्लाइड्स में लिखी हुई दिख रही हैं, तो मैं उनको आपको समझा रही हूँ, ठीक है। समझाने के बाद जब आप उनको रीड करोगे तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि ठीक है, ये बात हमने अभी इसने समझा दी है। जी, किसी को कुछ पूछना है? थोड़ा सा इसको रीड कर लें, स्पेशली जो आपका लास्ट पैरा है उसको रीड करके मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ जी, दीन मोहम्मद, साइमन पीटर, आयशा रहमान, असद हबीब, आरती, अमन, प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा कि आप सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो, क्योंकि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे कि भाई मतलब बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है। लेकिन देखो, क्योंकि फर्स्ट जब कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी तो करेंगे ना। और फर्स्ट चैप्टर में मैं इसी वजह से पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ाती, ये सबसे बड़ा रीज़न है। मैं फर्स्ट चैप्टर को हाफ पढ़ाती हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी ना तो आप लोग तो बिल्कुल ही बोलेंगे भाई पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बोरिंग है ये आपका फर्स्ट चैप्टर। तो मैं इसको हाफ पढ़ाती हूँ। अच्छा, हाफ में क्यों पढ़ा रही हूँ, हाफ में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ जिनको पढ़ना ज़रूरी है आगे चैप्टर्स के लिए, क्योंकि आगे कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस आएंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड क्या हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझेंगे नहीं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में। तो इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो आपको मैं इस चैप्टर में स्टडी करवा के हाफ चैप्टर करके, बाकी हाफ चैप्टर हम बाद में करेंगे इसको। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दूसरी स्लाइड में इसी से, नेचर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है
कह रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अगेन हम इस बात का जवाब तो तब दे पाएंगे ना जब हमें पता हो कि पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं और नॉर्मेटिव साइंस किसे कहते हैं। और इससे रिलेटेड पेपर में एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो मैं ये स्लाइड समझा के आपको वो क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ कि आईकैप के में एक ट्रू एंड फॉल्स के सेंस में एक आपका जो समटाइम ट्रू फॉल्स भी दे आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, उनका वेटेज बहुत कम होता है। तो पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस डिस्कस व्हाट इज एंड अ नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। अच्छा, अब व्हाट इज से क्या मतलब है, जितने भी क्वेश्चंस व्हाट इज से स्टार्ट होते हैं ना, उसमें आप फैक्ट के बारे में बताते हो, लाइक व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। अब आगे से आप जो आंसर करेंगे वो फैक्ट होगा, वो आपका अपना ओपिनियन नहीं होगा, वो फैक्ट होगा। लेकिन अगर कोई मैं क्वेश्चन ऐसे पूछती हूँ कि भाई लेट्स से मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट इतना इतना है, ये पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना। अब आगे से मैं बोली हूँ कि इस इलिटरेसी रेट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव साइंस है। क्योंकि क्या करना चाहिए, आगे से जो आप आंसर करेंगे वो आपका अपना ओपिनियन होगा, और हो सकता है आपके साथ वाला जो बैठा हुआ वो बोले नहीं भाई, लेट्स से आप कहते हैं भाई सबको फ्री एजुकेशन दी जाए, गरीबों को फ्री एजुकेशन दी जाए हर लेवल पर, बराबर वाला बोले कि भाई इसमें तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स लग जाएंगे, बहुत सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो भाई कंप्लीट फ्री एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ परसेंट होना चाहिए, या जो है वो सेकेंडरी तक जो है वो आप फ्री एजुकेशन करें, उसके बाद एक नॉमिनल चार्ज करना स्टार्ट करें, इतना परसेंट सब्सिडी दें, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि नॉर्मेटिव के अंदर हम क्या बात करते हैं कि क्या होना चाहिए आइडियली, और इसमें जो हर कोई आंसर करता है वो उसका अपना ओपिनियन होता है, जो कि फैक्ट नहीं होता, उसका अपना ओपिनियन होता है, और उस ओपिनियन से हर कोई एग्री करे ये ज़रूरी नहीं है, जबकि फैक्ट से हर कोई एग्री करेगा, क्योंकि फैक्ट ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है ना, प्रूव हुए हुए हैं, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू आप उसको बता रहे हो। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव साइंस में और नॉर्मेटिव साइंस में। अब आपके सामने मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी दिया, नीचे एग्जाम्पल भी दिए, दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट, पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, फैक्ट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर, ये आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है ना, कोई फैक्ट नहीं है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड एक दो और एमसीक्यूज आपसे करवाती हूँ। अच्छा जी, मुझे बाकी स्टूडेंट्स बताइएगा, भाई नुमान कह रहे हैं कि आवाज़ स्लो आ रही है, तो ये बाकी सबको भी इशू हो रहा है। आवाज़ मेरी क्लियर है, स्लो तो नहीं है? ठीक है, नुमान आप देखिएगा आपकी नेट इशू ना हो कहीं। अच्छा, मैं आपको कुछ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि अच्छा इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगी कि जो पेपर में आ चुका है, ठीक है, थैंक यू। चले देखें 44, अच्छा 46 आया हुआ है, 46 अभी करते हैं बाद में, पहले 44 देखिए। 44 में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। चार स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन हैं, आपने उन चारों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताना है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी कंसिडर की जाएगी इसमें से। बिल्कुल ऐसा ही है।
जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, आपकी नॉर्मेटिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से 45 आपका क्वेश्चन है कि एवरीवन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव है, ठीक है ना। बी होगा या डी होगा? कुछ स्टूडेंट ये ना बोलें कि इसका डी होना चाहिए ठीक है ना। तो 45 भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा 46 क्वेश्चन जो है ना वो आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद द फैक्चुअल क्वेश्चंस। अच्छा आप लोगों का क्या ख्याल है, नॉर्मेटिव साइंस फैक्चुअल क्वेश्चंस को डील करती है? हाँ जी, 46 का क्या आंसर होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फैक्चुअल क्वेश्चंस वही है जो फैक्ट पे बेस करते हैं, जो फैक्ट्स हैं। तो क्या नॉर्मेटिव साइंस फैक्ट से जो है फैक्ट्स के बारे में स्टडी का नाम है, फैक्ट्स को डील कर रही होती है? फॉल्स है ना। बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या वो कह रहे हैं कौन टाइप करे? फॉल्स है ना। तो नॉर्मेटिव साइंस फैक्चुअल क्वेश्चन से डील नहीं करती, पॉजिटिव साइंस डील करती है फैक्चुअल क्वेश्चन से, इस वजह से ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि भाई इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं पेपर में, ठीक है ना। चले अच्छा, अब ये जो स्लाइड है इसके बारे में थोड़ा सा तो मैं ओवरव्यू आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं और मैक्रो में क्या स्टडी करते हैं, इस स्लाइड में थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में बताया है। अच्छा वो स्टूडेंट्स जो कि बुक रीड करेंगे, बल्कि वो स्टूडेंट्स के आप सबको ही बुक रीड करनी चाहिए, तो जब आप बुक रीड करोगे तो बुक के अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक काफ़ी डिटेल है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस कैसे कहते हैं कि भाई कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो कि हम कहते हैं कि भाई ये लिमिटेशन है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज लेट्स से बहुत सी अजम्पशंस लेती हैं और वो अजम्पशंस काफ़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस भी होती हैं समटाइम्स, तो ये लिमिटेशन कंसिडर की जा रही है उसकी। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत डिटेल है, लेकिन मैं ये कहती हूँ स्टूडेंट को कि अभी फ़िलहाल इस स्लाइड में माइक्रो और मैक्रो की जितनी एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए इनफ है। रीज़न ये है कि ना भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना भी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो जब आपने एक चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस अभी आपको क्या समझ में आएंगी? वो तो जब आपको समझ में आएंगी जब आप पूरा माइक्रो मैक्रो पढ़ लोगे, तो फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा इस पॉइंट में ये बात हो रही है। इसलिए फ़िलहाल अभी मैं इसलिए ये बात बता देती हूँ क्योंकि स्टडी करोगे खुद से तो बोलोगे मिस ने एक तो पढ़ाया नहीं और दूसरा पढ़ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी उसको मत पढ़िएगा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इतनी डिटेल को। अभी सिर्फ इतना मैं आपको समझा रही हूँ कि बेसिकली माइक्रो क्या है। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपने जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वो स्मॉल लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो एनालिसिस होता है वो स्मॉल लेवल पर होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारा एनालिसिस होता है वो एग्रीगेट लेवल पर होता है। एग्रीगेट मतलब लार्ज लेवल पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्रो का मतलब ही लार्ज है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी को देख रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी को देखने का क्या मतलब है, यानी इकोनॉमी के कुछ एजेंट्स हैं जैसे कि कंज्यूमर, फर्म्स, आप उनको स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट रीड करो, सेकंड पॉइंट रीड करोगे रॉबिन्स याद आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस एंड फर्म्स। अब आप देख रहे हो ये भी स्मॉल लेवल एनालिसिस, कि आप एक हाउस होल्ड और एक फर्म के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। इन मेकिंग डिसीजन ऑन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कि कैसे एक हाउस होल्ड किसे कहते हैं, कंज्यूमर को, कैसे एक कंज्यूमर
अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है। कैसे फर्म्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही होती हैं कि भाई क्या चीज़ बनाएं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है ना, फर्म्स क्या डिसाइड करती हैं, फर्म्स कंजम्पशन तो नहीं करती, फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं। तो क्या प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंज्यूमर क्या डिसाइड करते हैं, मेरी लिमिटेड इनकम है, इसको इतने सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें कैसे एलोकेट करूं कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पूरी हो सकें। तो ये बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। जैसे कि थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन से इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, लाइक नेशनल इनकम। किसी एक बंदे की इनकम की बात नहीं हो रही है, पूरी इकोनॉमी की इनकम की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी आप कह सकते हो। एम्प्लॉयमेंट यानी कितने लोग आपके एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग बेरोज़गार हैं आपके, ठीक है ना। एक बंदे की जॉबलेस होने से हम कभी भी नहीं कहते ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है इकोनॉमी में। जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय होने लग जाएं तो हम कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीगेट लेवल पे ही देखी जाती है, हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखी जाती ये टर्म्स। इन्फ्लेशन, महंगाई का होना, ऐसा होता है कि सारी चीज़ों की प्राइसेस सेम है, एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई और आप बोल रहे बड़ी महंगाई हो गई है, ऐसा नहीं होता। जब आप ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हैं और देखते हैं यार पूरा का पूरा बिल ही बढ़ गया है, जिस चीज़ की प्राइस देखो पहले से बढ़ गई है, जब मैं जाता हूँ पहले से ज़्यादा प्राइस होती है, तो फिर आप कहते हो यार महंगाई हो रही है। तो अगेन इन्फ्लेशन का भी टॉपिक जो है वो मैक्रो के अंदर आता है, माइक्रो के अंदर नहीं आता, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ना महंगाई नहीं है। नेशनल आउटपुट, इकोनॉमी टोटल कितना आउटपुट बना रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट कभी किसी एक इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी बनाती है, पूरी इकोनॉमी के लिए पॉलिसी बनती है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट मैक्रो में स्टडी किए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या इशूज स्टडी करते हो, लाइक कमोडिटी प्राइसिंग। किसी चीज़ की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है ना भाई, किसी एक चीज़ 100 की मिल रही है, एक चीज़ 500 की मिल रही है, कौन डिसाइड कर रहा है ये प्राइस, कैसे डिटरमिन होती है कमोडिटी की प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग से क्या मतलब है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। लेबर की वेजेस हर इकोनॉमी में सेम नहीं होती। पाकिस्तान में, इंडिया में लेबर सस्ता है हम कहते हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आ रही होती हैं। बाहर लेबर महंगा है। तो भाई ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फैक्टर प्राइसिंग डिफरेंट होती है। कहीं वेजेस कम है, कहीं वेजेस ज़्यादा है, कहीं रेंट कम है, कहीं रेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं इंटरेस्ट इनकम कम है, कहीं इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स हैं ना, ठीक है। इनकी प्राइसिंग किस बेस पर डिसाइड हो रही होती है। इकोनॉमिक वेलफेयर, कि भाई कैसे कंज्यूमर कैसे कंजम्पशन करेगा कि वो अपनी वेलफेयर बढ़ा सके। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मोर। तो ये सारे इश्यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाएंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा जो है वो डिफ्रेंसिएशन है इन दोनों के दरमियान। चलें क्विकली आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश करेंगे थोड़ा सा अपना जो पेस है वो थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है, स्पीड बढ़ाएं ताकि आप लोगों को नींद ना आने लग जाए, ठीक है, जो कि आने लग गई होगी, आई नो। तो एक छोटी सी स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड करी क्योंकि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस है। तो नीड आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो स्लोगन है ना, रोटी कपड़ा और मकान, यह आपकी नीड है। और नीड लिमिटेड होती है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं जो चीज़ें। लेकिन वांट्स क्या है, जो आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में हो, ठीक है। इसमें सारे कंफर्ट्स, लग्जरीज सब आ जाते हैं। एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है ना, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड आती है रिलेटेड टू एजेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स आर एन एक्टर और डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या है? देखो, को किसी भी ड्रामे में, किसी भी फिल्म में कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर भी कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो कि एक्टर होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं हर इकोनॉमिक मॉडल के अंदर। जैसे कि
कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में 4 एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी के। कौन से 4? नंबर 1 कंज्यूमर, जिसे हम इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड्स के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर या हाउस होल्ड्स की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, इसको रीड करिएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, इसको रीड करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कह रहे हैं कंज्यूमर के फंक्शंस में सिर्फ ये नहीं आता कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा। जब भी कोई चीज़ आपको कंज्यूम करनी होती है तो कंज्यूम कैसे करते हो? पैसे चाहिए ना उसके लिए, बगैर इनकम के तो कोई चीज़ कंज्यूम नहीं होती। तो यानी कंज्यूमर की डेफिनेशन में उन्होंने यही बात लिखी है कि ये वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि फर्म्स में अपनी सर्विसेज, अपनी लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। भाई काम करेगा तो इनकम आएगी और फिर उस लिमिटेड इनकम को वो एलोकेट करेगा अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। समझ में आना शुरू हुई है? वही बात दोबारा वही रिपीट हो रही है कि भाई लिमिटेड इनकम है, उसको किस तरीके से, भाई उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। भाई मेरा दिल कर रहा है मैं बर्गर भी खा लूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खा लूँ, मेरे पास पैसे लिमिटेड है, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई बर्गर खाऊँ या पिज़्ज़ा खाऊँ, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम फर्म्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात करें, ये एक और इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो इकोनॉमिक मॉडल में वर्क कर रहे होते हैं। ये कौन है? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जो क्या इनका फंक्शन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। एलोकेटिंग स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप नोट करें कि हर इकोनॉमिक एजेंट कोई ना कोई लिमिटेशन फेस कर रहा है, तभी आप उसको कह रहे हैं डिसीजन मेकर। क्योंकि जब आप लिमिटेशन फेस करते हो तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, ठीक है ना। तो फर्म्स क्या डिसीजन मेकिंग कर रही हैं कि भाई किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। तो अब उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो आप उस लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे एलोकेट करेंगे अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स? भाई क्या प्रोड्यूस करूँ मैं? प्रोडक्ट ए बनाऊँ, प्रोडक्ट बी बनाऊँ, प्रोडक्ट सी बनाऊँ, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि फर्म्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैं डिफरेंट, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं, कहाँ अपने रिसोर्सेज को लगाऊं कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। ये फर्म्स डिसीजन मेकिंग ले रही होती है। तीसरे नंबर पे आपका इकोनॉमिक एजेंट जो आते हैं, इकोनॉमिक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें आती है आपकी गवर्नमेंट, स्टेट। गवर्नमेंट या स्टेट किसे कहते हैं? जो पूरी सोसाइटी को अपने लॉज के थ्रू जो है वो चला रही होती है। गवर्नमेंट क्या लिमिटेशन फेस करती है? गवर्नमेंट क्या डिसीजन मेकिंग ले रही होती है कि उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका जो टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू वगैरह वो कलेक्ट कर रही होती है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। अब उन फंड्स को अमंग डिफरेंट सोशल नीड्स वो कैसे एलोकेट करें? डिफेंस पे कितना लगाए, एजुकेशन पे कितना लगाए, हेल्थ पे कितना लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाए, उसको ये डिसाइड करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट जो है एक आपकी अनदर इकोनॉमिक एजेंट है। और लास्ट जो इकोनॉमिक एजेंट आपके पास फोर्थ आ जाता है वो कौन है? फॉरेन ट्रेडर्स। फॉरेन ट्रेडर्स में कौन आ जाते हैं? वो कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज। यानी इनको हम दूसरा क्या नाम देते हैं? इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है ना। ये वो लोग आ जाते हैं। तो 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, याद रखिएगा। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है और शायद अगर इस चैप्टर में ऐड हो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो जो है उनके मैंने फाइल डिफरेंट ही की हुई है बिल्कुल। अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसका भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई जैसे कि क्वेश्चन था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो उसमें एक ऑप्शन था स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने कोई पार्टिसिपेंट नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो इस किस्म के जो है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये याद रखिएगा। इतने आसान क्वेश्चंस बहुत ही कम आ रहे होते हैं। तो बहरहाल अच्छा, अभी तो हमने स्टार्ट करा है, मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। वर्क तो खैर मैंने किया हुआ है, एडमिन जो है वो इसको हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेकर आ रहा है कि वो मैंने आपको बताया था कि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि पेपर में बहुत रिपीट हो रहे होते हैं, और उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट उसकी एक फ़ाइल तैयार की हुई है जिसको हम फाइनल असाइनमेंट के तौर पे आखिर में सॉल्व करते हैं। तो वो हार्ड कॉपी में जो है ना वो प्रिंटिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। तो वो जो जैसे जैसे आप लोग जिसको भी चाहिए हो वो एडमिन से कांटेक्ट करके बता दे, तो वो भाई वो ऑर्डर्स ले रहे हैं एक तरीके से कि भाई जितने स्टूडेंट्स बोलेंगे फिर उसी पर डिमांड जो है वो उसको फिर प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो जिसको भी हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो एडमिन से कांटेक्ट कर ले उस पर, ठीक है ना। उसकी मैं आपको एक, अभी मेरे पास है नहीं, मैं मंगवा के आपको दिखा भी देती हूँ कि वो किस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके भाई इकोनॉमिक एजेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर है भाई ये स्लाइड? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताइएगा मुझे। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताइए। यस और नो टाइप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। भाई सबका मैसेज नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं चलूँगी। मुझे पता चलना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ले रहे हैं क्लास वो बिल्कुल अटेंटिव हैं। आरती, आयशा रहमान, ताहिर अरूज, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा थ्रू आउट इकोनॉमिक्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। इन 4 फैक्टर्स के बगैर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको इनपुट फैक्टर्स भी कहा जाता है, रिसोर्सेज भी कहा जाता है। एक हमने पढ़ा था कि भाई 4 फैक्टर्स है ना, कौन कौन से थे भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स थे। यहाँ पे क्या किया गया है कि इस स्लाइड में इन क्लासिफिकेशन कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। जैसे कि ह्यूमन फैक्टर्स में कौन आएगा? लैंड तो नहीं आ सकती ह्यूमन फैक्टर में, लेबर आएगा, एंटरप्रेन्योर आएगा ह्यूमन फैक्टर में। और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में कौन आ जाता है भाई? आपका लैंड आ जाती है और कैपिटल आ जाता है। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस तो ऐसी हैं कि आप पढ़ के बोलेंगे ठीक है, हमें पता था ये ऑलरेडी, भाई लेबर ऐसे ही कहते हैं, एंटरप्रेन्योर ऐसे ही कहते हैं। लेकिन कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं कि जनरली उनसे हम जो मतलब लेते हैं इकोनॉमिक्स में, उनका मतलब टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले लेबर और एंटरप्रेन्योर की अगर आप डेफिनेशन देखें, दोनों ह्यूमन फैक्टर्स हैं, लेकिन लेबर किसे कह रहे हैं? ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, इधर मेंटल और फिजिकल। जैसे इस वक्त जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें ज़्यादा जो एफर्ट है वो मेंटल एफर्ट है, फिजिकली मेरी कोई इतनी एफर्ट नहीं है। विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम, कि भाई कोई ऐसी एफर्ट मेंटल या फिजिकल एफर्ट की जाए जिसका एम क्या हो कि भाई अर्निंग करनी है आपने, इज नोन एज लेबर, सच एज रोड ब्रेकिंग, माइनिंग, टीचिंग और काउंसलिंग एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? एक वो इंडिविजुअल जो कि सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है और रिस्क लेता है। कोई चीज़ स्टार्ट लेने का वेंचर कब में रिस्क ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एसटीटी स्टार्ट करने का जो डिसीजन था, ये जिन्होंने लिया सरकारी दुनिया ने, एक रिस्क लिया ना उन्होंने कि भाई ये सक्सेसफुल होता है नहीं होता, क्या होता है, ठीक है ना।
ये रिस्क लेबर नहीं लेता कभी भी। और अगर इन केस किसी भी फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो लेबर तो लॉस नहीं बेयर करेगा, लेबर को तो अपने टाइम पे सैलरी मिलेगी, एंटरप्रेन्योर वो लॉस बेयर करेगा। तो एंटरप्रेन्योर और लेबर में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो रिस्क का है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है और उस पर फिर वो प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड ले रहा होता है, ठीक है ना। नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की में जो लैंड और कैपिटल आ जाता है उसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट है। जनरली लैंड से हम क्या मतलब लेते हैं, हम कहते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, ये लैंड है। इकोनॉमिक्स कहती है तो बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स लैंड की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन लेती है। इकोनॉमिक्स कहती है लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो नेचर ने हमें फ्रीली प्रोवाइड करे, लाइक मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है ना, फॉरेस्ट, रिवर्स, ये सारे लैंड की डेफिनेशन में आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड करी हैं वो सारी की सारी लैंड की डेफिनेशन में आ जाती हैं एज पर इकोनॉमिक्स। तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन हो गई लैंड की, जनरली हम ये मतलब नहीं लेते लैंड से। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल की डेफिनेशन देखें, देखिए जैसे मैंने आपको लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में डिफरेंस बताया, बिल्कुल इसी तरीके से लैंड और कैपिटल की डेफिनेशन में डिफरेंस है। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैन मेड रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। और इनको इंसान क्या किस लिए यूज़ कर रहा है, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इनको यूज़ कर रहा है दूसरी चीज़ें बनाने में, जैसे मशीन्स इंसान ने बनाई हैं और इन मशीन्स को यूज़ करते हुए इंसान दूसरी चीज़ों को बना रहा है, ये कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। बिल्डिंग, प्लांट्स वही मशीनरी के अंदर ही आ जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, लैपटॉप इस वक्त जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी कैपिटल है, क्योंकि इसके थ्रू मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये लैपटॉप जो है इंसान ने बनाया है, नेचर ने नहीं दिया हमें ये लैपटॉप, ठीक है। हाँ, इस लैपटॉप को बनाने में जो चीज़ें यूज़ हुई होंगी उसमें लैंड ज़रूर कहीं ना कहीं आएगी, नेचर की ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है लैंड और कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, दोबारा बता रही हूँ। नॉर्मली हम कैपिटल के टर्म से क्या मतलब लेते हैं, मनी। हम कहते हैं पैसा है, कैपिटल, कितना कैपिटल है तुम्हारे पास, यानी कितना पैसा है भाई। इकोनॉमिक्स कहती है मनी कैपिटल की डेफिनेशन में डायरेक्टली आता ही नहीं है, यानी आप ये लिख लीजिएगा कि मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर मनी को कैपिटल कंसिडर ही नहीं किया जाता। रीज़न क्या है, डेफिनेशन रीज़न है। डेफिनेशन साफ कह रही है वो चीज़ें जिनके थ्रू हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं पैसे से डायरेक्टली आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, आप उससे कोई चीज़ खरीदोगे, कोई मशीन लोगे, कोई चीज़ लोगे, वो मशीन प्रोड्यूस करेगी। तो डायरेक्टली मनी से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इस वजह से इकोनॉमिस्ट मनी को कैपिटल की डेफिनेशन से हटा देते हैं, उनकी मर्जी भाई, क्या कह सकते हैं। हालांकि अभी आप आगे देखिएगा कि रिवॉर्ड के अंदर कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट। अब ये कैसे आ गया, जब आपने मनी को कैपिटल की डेफिनेशन से हटा ही दिया तो फिर रिवॉर्ड कैपिटल कैसे, रिवॉर्ड इंटरेस्ट कैसे हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, पैसे पे पैसा कमाना, बेसिकली कहते हैं इंटरेस्ट है, अर्निंग मनी ऑन मनी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन खैर। तो ये डेफिनेशन है आपकी भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। रिवॉर्ड्स को क्विकली डिस्कस करते हैं। रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बाकी को तो रिवॉर्ड आप लोगों को पता होगा। जैसे लैंड का रिवॉर्ड क्या है, रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या है, वेजेस एंड सैलरीज। एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है उस पर वो क्या रिवॉर्ड लेता है, प्रॉफिट। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट। भाई कैसे हुआ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनडायरेक्टली ही हो सकता है। जैसे मनी को हमने कहा ना कि वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस करेगा, ऐसे इंटरेस्ट इनडायरेक्ट यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक फर्म को
कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, मशीन्स वगैरह लेनी है, उसके लिए उसको फंड्स की ज़रूरत है। और बिजनेस सेक्टर आपको पता है कि भाई क्रेडिट मनी पे चलता है, तो वो फॉर्म बैंक के पास जाती है, बोलती है भाई मुझे इतने पैसे चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, बैंक उसको पैसे देगा, मशीन नहीं देगा। लेकिन बैंक रीज़न बन रहा है कैपिटल फॉर्मेशन की, कैपिटल प्रोवाइडर बन रहा है, वो रीज़न बना, और बैंक को आप इन रिटर्न क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं हुआ। डायरेक्ट तो कैपिटल आपने अगर परचेज करा या क्या किया तो उसका आप पेमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, कैपिटल को यूज़ करने की जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट है इन मार्केट, वो ऐसी हो सकती है जैसे मैंने आपको जिस वे में समझाई, ठीक है ना। तो बहरहाल ये 4 रिवॉर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इतनी इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों लिखी है, इसको एक अगेन इसको इस स्लाइड को थोड़ा सा रीड करें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि पेपर में आपके पास एक फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाती हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपसे अगर आपके पास आ जाएगा डैश इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। क्या चीज़ है कि किसकी पेमेंट, इस पेमेंट का क्या नाम है, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको यूज़ करने की पेमेंट को आपको बताने के उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं, जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। तो लैंड बाय नेचर उसकी सप्लाई फिक्स है, मैन मेड रिसोर्स तो नहीं है कि हम उसको बढ़ा दें, कम कर दें उसकी सप्लाई। तो जब आपने देखा कि भाई उस फैक्टर प्रोडक्शन के पेमेंट की बात हो रही है, रिवॉर्ड की बात हो रही है जिसकी सप्लाई फिक्स है, तो आपके जहन में लिंक करा कि लैंड की बात हो रही है। लैंड कहीं भी लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन आपने फिक्स इन सप्लाई पढ़ के गैस करा कि लैंड की बात है, और लैंड की पेमेंट क्या है, रेंट है। तो इस वजह से मैंने ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने, सैमुअल्सन जैसे एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने रेंट की डेफिनेशन इस तरीके से बताई। इसी तरीके से वेजेस की डेफिनेशन बेनहम की यहाँ पे लिखी हुई है, मार्शल की डेफिनेशन लिखी हुई है इंटरेस्ट के हवाले से, जैसे डैश इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल इन एनी मार्केट। किस चीज़ की प्राइस है जो कि कैपिटल को यूज़ करने पे आपको पे करनी पड़ती है, कौन क्या प्राइस है जो कैपिटल को जब आप यूज़ करते हो तो आपको पे करनी होती है मार्केट में, इंटरेस्ट। तो ये मैंने स्पेशली ऐड करी है कि अगर इस तरीके का कोई फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाती हैं आपके पास तो आपको पता हो, रीड करा होगा तो पढ़ा पता होगा। तो इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिए क्विकली। हाँ जी, क्लियर हो रही हैं डेफिनेशंस। अच्छा, लेट्स से कि यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये हम एक साथ नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा कि हम तकरीबन, ये स्लाइड्स बनती हैं आपकी 5 to 6 स्लाइड्स हैं, ठीक है। इनको हम कवर करके अपना ये चैप्टर हाफ जहाँ तक हम करना चाहते हैं उसको वहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है ना, ताकि फिर उसके बाद जो हमारी उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें फिर हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हाफ सेक्शन चैप्टर 1 का करके फिर हम चैप्टर 2 पे आ जाएंगे, सही है जी। थोड़ा सा मैं स्टार्ट में इस वजह से भी स्लो अभी चलना चाह रही हूँ, ताकि जैसे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो ऐसा होता है कि भाई अगर मैं बहुत स्पीड से चली जाऊँगी तो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि उनको कवर करने में फिर मुश्किल हो रही होगी। इसलिए अभी हम थोड़ा सा स्लो अपनी स्पीड रख रहे हैं, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स क्विकली अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें और हमें ज्वाइन कर लें, तो फिर हम इंशाल्लाह अपने
प्रॉपर जो है वो उसमें लेकर चलेंगे। ठीक है जी, चलें, थैंक यू। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग।